गुड मॉर्निंग। आज हम ग्रामीण समाज शास्त्र के अंतर्गत नातेदारी व्यवस्था को पढ़ेंगे। किनशिप सिस्टम को कि परंपरागत भारतीय ग्रामीण समाज में किस तरह की नातेदारी व्यवस्था हम देखते हैं। उससे पूर्व हमें नातेदारी व्यवस्था को समझना होगा। नातेदारी व्यवस्था में हम क्षेत्रीय विभिन्नताओं को देखेंगे और उन क्षेत्रीय विभिन्नताओं के जो आधार है सामाजिक सांस्कृतिक तत्व उनको समझने का प्रयास करेंगे। विवाह जहां अनुस्थापन परिवार और प्रजनन परिवार के बीच की कड़ी है। दो एकाकी परिवारों में व्यक्तिगत सदस्यता का यह सत्य ही नातेदारी प्रथा को जन्म देता है। यानी नातेदारी परिवार से संबद्ध आधार पे जो सामाजिक संबंध निर्मित होते हैं वह सामाजिक व्यवस्था नातेदारी है। वह संबंध जो या तो रक्तमूलक हो सकता है या दाम्पत्य स्वजन आधारित हो और इन व्यक्तियों के अधिकार व कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं। यानी नातेदारी व्यवस्था क्या है? विभिन्न परिस्थितियों और भूमिकाओं के संबंधों की एक ऐसी संरचित व्यवस्था है जिसमें नातेदार प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय व दूरस्थ जटिल श्रृंखलाबद्ध बंधनों द्वारा परस्पर बंधे रहते हैं। नातेदारों के बीच संबंधों को बताने वाला पारस्परिक व्यवहार ऐसे शब्दों से संक्षिप्त होता है जिसके द्वारा प्रत्येक नातेदार एक दूसरे से संबोधित होते हैं, अर्थात व्यक्तिगत नाम से या नातेदारी की शब्दावली में, जैसे पिताजी, माताजी, दादाजी, बहन आदि जैसे। यह व्यक्ति या नातेदारी शब्दावली में जैसे सम्मिलित नाम भी हो सकता है, जैसे राम के पिता, रीता की माँ। तो इस तरह से नातेदारी शब्द संबोधन और संदर्भ जो कि प्रारंभिक जिन्हें किसी अन्य शब्द से कम नहीं किया जा सकता, जैसे माता पिता, काका, भाई, बहन आदि, या यौगिक जो प्रारंभिक शब्द के योग से बना हो, जैसे बहनोई, मौसा, या वर्णात्मक जो दो या अधिक प्रारंभिक शब्दों से बने हो, जैसे मौसेरी बहन, मौसेरी भाई, फुफेरी बहन भाई, और जिन्हें एकाकी कहकर भी विभेद किया जा सकता है। एक ही नातेदारी पर लागू होता है जो पीढ़ी, लिंग, वंश संबंधों से जाने जाते हैं, जैसे भाई, बहन, पति, पत्नी आदि। वर्णात्मक शब्द जैसे दो या अधिक नातेदारी श्रेणी के लोगों पर लागू होते हैं। सम्राट पिता के भाई के पुत्रों और माता की बहन के पुत्रों दोनों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। गजन मतलब इंग्लिश में कहते हैं, क्योंकि वर्गात्मक शब्द एक या अधिक मूल आधार की अवहेलना करते हैं, जैसे लिंग, आयु, पीढ़ी, दाम्पत्य, मूलक निकटता, सहसंबद्धता, विभाजन आदि। इसलिए नातेदारी की श्रेणियों की संख्या हजारों से गिनी गुनी संख्या तक भी सीमित हो सकती है। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में हम नातेदारी की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदुओं के सामाजिक समारोह, संस्कारों, दैनिक जीवन में परिवार के बाद नातेदारी समूह ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवन के संकट काल में ही लोग केवल नातेदारी को नहीं देखते बल्कि अन्य नियमित अवसरों पर भी उनकी सहायता ली जाती है। यानी परिवार जो प्रारंभिक संस्था है समाज की, उसके बाद जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है वो नातेदारी समूह होता है। वंश और गोत्र, वंश जहाँ एक रक्तमूलक एक पक्षीय वंशानुक्रम समूह होता है जिसके सदस्य अपने को एक जात तथा वास्तविक सामान्य पूर्वज से संबंध रखते हैं। ये वंशानुक्रम समूह पितृवंशीय, मातृवंशीय हो सकते हैं। ये अंतर्विवाही और भाई इकाई के रूप में होते हैं। वंश के सदस्य आपस में भाई बहन माने जाते हैं। वंश बंधन कुछ पीढ़ियों तक ही रहते हैं। एक वंश परिवार के बीच प्रमुख कड़ी सांस्कृतिक उत्सव जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह आदि में सामान्य भागीदारी के रूप में देख सकते हैं। वहीं गोत्र वंश गोत्र में चला जाता है जो कि एक पक्षीय समूह है लेकिन वंश से बड़ा होता है। यह एक
बहिर्विवाह समूह होता है। मातृवंशीय नातेदारी व्यक्ति के जीवन उतने ही महत्व के होते हैं जितने पितृवंशीय नातेदारी के। तो इस प्रकार से जो परिवार में जो सामाजिक संबंधों द्वारा हम जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो रक्त मूलक संबंधों के रूप में हो या विवाह मूलक संबंधों के रूप में हो, तो और उसके अनुसार हमें जो भूमिकाएं और परिस्थितियाँ मिलती हैं वो आपकी नातेदारी व्यवस्था कहलाती है। अब भारतीय समाज में अगर हम नातेदारी व्यवस्था को देखें तो संपूर्ण भारतीय समाज में नातेदारी व्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक और सामाजिक तत्वों के आधार पर विभाजित किया गया, क्योंकि नातेदारी की जो विशेषताएं दक्षिण भारत में हैं, उत्तर और मध्य भारत से अलग होती हैं। नातेदारी व्यवस्था में जो सामाजिक सांस्कृतिक तथ्य हैं, जैसे भाषा है, जाति है, मैदानी और पहाड़ी और क्षेत्रीय, तो नातेदारी संबंधों पर इन तीन तथ्यों के प्रभाव के बावजूद कुछ सामूहिक आधार पर नातेदारी संकट का भी प्रभाव पड़ता है। यद्यपि उत्तरी परिक्षेत्र में नातेदारी व्यवस्था क्षेत्र में एक ही क्षेत्र में जाति से भिन्न हो सकती है, फिर भी तुलनात्मक अध्ययन ये बताता है कि अधिकतर सामान्य रूप से किसी भी जाति को एक क्षेत्र विशेष में समान अभिव्यक्ति और प्रथाओं का अनुकरण किया जाता है। अब जैसे उत्तरी परिक्षेत्र में जोन में हम बात करें नातेदारी की, तो इरावती कर्मे ने नातेदारी संगठन के संदर्भ में उत्तरी परिक्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात की। उनमें से वे कहती हैं कि उत्तरी परिक्षेत्र में या उत्तरी भारतीय क्षेत्र के समाजों में नातेदारी व्यवस्था में ये देखते हैं कि अहम यानी मैं स्वयं होता है व्यक्ति से कनिष्ठ नातेदार उसके व्यक्तिगत नाम से संबोधित किए जाते हैं, जबकि वरिष्ठ व्यक्ति नातेदारी शब्दों से, कि जैसे छोटा है तो उसे उसी के नाम से बुलाया जाएगा, जबकि उस व्यक्ति से बड़ा कोई व्यक्ति है तो उसे जैसे काका कहा जाएगा, चाचा कहा जाएगा, मौसा कहा जाएगा। इसी तरह उत्तरी परिक्षेत्र में ऊपरी और निचली पीढ़ियों के सभी बच्चे अपने सहोदर समूह भाई बहनों के बराबर माने जाते हैं और सहोदर समूह के सभी बच्चे स्वयं के बच्चों के बराबर माने जाते हैं। तीसरी विशेषता ये होती है कि पीढ़ियों की एकता का सिद्धांत यहाँ माना जाता है कि उदाहरण पर बाबा को भी वही सम्मान दिया जाता है जो पिता को दिया जाता है। एक ही पीढ़ी में वृद्ध और युवा नातेदार पृथक माने जाते हैं। इसी तरह से तीन पीढ़ियों के सदस्यों के व्यवहार, स्वरूप और कर्तव्य कठोरता से पालन किए जाते हैं। एक अन्य विशेषता यह है कि संस्कृति मूल के कुछ प्राचीन नातेदारी शब्दों के स्थान पर नए शब्द प्रयोग किए जाने हैं, जैसे पिता में यानी दादा का दादा के स्थान पर पिता वगैरह के बड़े के लिए जी उपशब्द लगाया जाता है, जैसे चाचा जी, ताऊ जी। बंगाल में जी के स्थान पर मौसाई शब्द लगाया जाता है। निकट नातेदारों के बीच विवाह की अनुमति नहीं दी जाती। विवाह के बाद लड़की को अपने सास ससुर से बातचीत में आज़ादी भी नहीं रहती सामान्यतः, बल्कि जब वह माँ बन जाती है तो वह सम्मान और शक्ति का प्रतीक प्राप्त कर लेती है। पद प्राप्त तब उस पर लगे प्रतिबंध धीरे धीरे कम होने लगते हैं, यानी वो घूंघट प्रथा से भी धीरे धीरे उभरने लगती है। परिवार में उसके निर्णय संबंधी सहभागिता भी बढ़ती है। परिवार इसी प्रकार संरचित होता है कि बच्चे माता पिता दादा दादी या एक साथ रहते हैं या उनके प्रति नातेदारी दायित्व पूरे किए जाते हैं। जब संयुक्त परिवार के अतिरिक्त जो व्यक्ति के निकट संबंधियों की परिधि का प्रतिनिधित्व करता है भी नातेदारी एक वृहद परिधि होती है जो उसके जीवन में महत्वपूर्ण होती है। वह बंधुत्व उसके पितृ स्वजन मातृ स्वजनों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उनके साथ तब खड़े रहते हैं जब उनको सहायता की आवश्यकता होती है या तत्काल परिवार सहायता में से दूर होता है या पहुंच नहीं पाता है तब। अब हम बात करते हैं मध्य परिक्षेत्र में। इरावती कर्वे कहती हैं कि मध्य भारत के नातेदारी संगठन की जो व्यवस्थाएं हैं विशेषताएं हैं उत्तर भारत से अधिक भिन्न नहीं है।
मध्य भारत में नातेदारी की प्रमुख विशेषता को हम इस तरह से देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में विवाह प्रथाएं उत्तर के समान ही मानी जाती है, यानी समरसता मुख्य विचार है जो विवाह में लागू होता है। अनेक जातियां बहिर्विवाह कुलों में विभाजित होती हैं। कुछ जातियों में बहिर्विवाह, कुछ कुल प्रतिलोम विवाह श्रेष्ठता में व्यवस्था होती है। नातेदारी शब्दावली भी विभिन्न नातेदारों के बीच घनिष्ठता और निकटता को दर्शाती है, और नातेदारों के बीच जो संबंध होता है वो न्योता उपहार रीति से संचालित होते हैं, जिसके अनुसार प्राप्त नगद भेंट के बदले में बराबर की नगद भेंट दी जाती है। न्योता पंजी बनाई जाती है, पीढ़ियों तक सुरक्षित रहती है। गुजरात में जैसे ममेरा प्रकार का सहोदर विवाह, जैसे माँ के भाई से, और देवर विवाह पति के भाई से विवाह कुछ जातियों में प्रचलित है। गुजरात में नियतकालिक विवाह के रिवाज में बाल विवाह, असमान विवाह को भी प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे विवाह का प्रचलन वहाँ आज भी है। महाराष्ट्र में नातेदारी संबंधों पर उत्तरी और दक्षिणी दोनों परिप्रेक्ष्यों का प्रभाव हमें दिखाई देता है। उदाहरणतः जैसे मराठों का कुल संगठन राजपूतों की तरह था, तो सीडी के रूप में व्यवस्थित थे। कुलों को विभागों में संगठित किया गया था और प्रत्येक भाग को इसमें सम्मिलित कुलों की संख्या के अनुसार नाम दिया गया था, जैसे पंचकुल, सतकुल आदि। कुछ अनुलोप क्रम भी व्यवस्थित है, जैसे सबसे ऊंचा पंचकुली, फिर सतकुली आदि। पंचकुली आपस में विवाह कर सकते थे, सतकुली कन्या ले सकते थे, लेकिन अपनी पुत्री को पंचकुली से बाहर नहीं देते थे। मध्य परिक्षेत्र में कुछ जातियों में जैसे मराठा, कुणबीस में वधू मूल्य का प्रचलन है, यदि भी दहेज प्रथा भी उनमें पाई जाती है। महाराष्ट्र में परिवार व्यवस्था पितृवंशी या पितृस्थानिक है, लेकिन उत्तर भारत में के विपरीत, जहाँ पत्नी होने के बाद अपने पति के साथ स्थायी रूप से रहती है और यदाकदा अपने पिता के घर जाती है। मराठी जाति में वह अपने पिता के घर बार जाती है। एक बार वह अपने पिता के घर चली जाए तो उसे पति के घर लाना बड़ा कठिन होता है। ये नातेदारों पर दक्षिण का प्रभाव हमें दिखाई देता है। यद्यपि नातेदारी के शब्द अधिकतर उत्तर भारतीय क्षेत्र के समान ही हैं, लेकिन कुछ शब्द दक्षिण के द्रविड़ मूल से भी लिए गए हैं। जैसे भाई के लिए अन्ना, नाना, साथ ही दादा का भी प्रयोग होता है। इसी प्रकार बहन के लिए अक्का, ताई, माई। राजस्थान और मध्य प्रदेश में आदिवासियों में नातेदारी व्यवस्था जातिवादी हिंदुओं से कुछ भिन्न है। ये अंतर नातेदारी शब्दावली में देख सकते हैं, विवाह नियमों में देख सकते हैं, उत्तराधिकारी व्यवस्था में देख सकते हैं, कुल के दायित्व में देखने को हमें मिलता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यद्यपि उत्तर और मध्य परिक्षेत्र में नातेदारी संगठन एक सा ही है, फिर भी से उत्तर से दक्षिण की ओर संक्रांति का क्षेत्र कहा जा सकता है। जैसे महाराष्ट्र को हम ले सकते हैं, जहाँ जैसा राज्य सांस्कृतिक उदार और सांस्कृतिक समन्वय का क्षेत्र है, यानी इससे अच्छा उदाहरण हमें और कहीं नहीं मिल सकता। इस तरह से नातेदारी व्यवस्था को हम उत्तरी परिक्षेत्र में, मध्य परिक्षेत्र और दक्षिण परिक्षेत्र में बांट कर देख सकते हैं। तो जहाँ उत्तरी परिक्षेत्र और मध्य परिक्षेत्र में लगभग एक जैसी नातेदारी व्यवस्था है, पर किंतु कहीं कहीं हमें मध्य परिक्षेत्र में कुछ अंतर दिखाई देता है, और वो अंतर हमें दक्षिण के प्रभाव के रूप में दिखाई देता है। यानी वहाँ उत्तरी भारत का और दक्षिण भारत का समन्वय हमें देखने को मिलता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमने दिया महाराष्ट्र में, जैसे कि वहाँ भाई के लिए अन्ना, नाना, दादा इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, बहन के लिए ताई, माई इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो ये कहीं न कहीं दोनों संस्कृतियों के बीच के मध्य समन्वय को बताता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि दक्षिण परिक्षेत्र यानी साउथ जोन में इरावती कर्मी ने नातेदारी व्यवस्था की किस तरह की विशेषताओं की बात की, जो उत्तरी परिक्षेत्र और मध्य परिक्षेत्र से पृथक करती हैं। ऐसी कौन सी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, ऐसी नातेदारी व्यवस्था की कौन सी विशेषताएं हैं जो वो इन दोनों क्षेत्रों से अपने आप को अलग प्रस्तुत करती हैं, और वो क्या विशेषताएं हैं, इन सब की विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।